नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं, वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ हैं अदिति। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। कल से गोवा में शुरू होने वाले ब्रिक्स बैठक के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। गोवा में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं और जगह जगह गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। एनएसए अजीत डोवल खुद सुरक्षा तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज शाम गोवा पहुंचेंगे। ब्रिक्स की बैठक के अलावा पीएम मोदी चीन, रूस और ब्राजील के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। दिल्ली में तिब्बती लोगों ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विरोध में चीन के दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। ब्रिक्स का लोगो कमल का फूल रखे जाने पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हर एक को लेवल प्लेइंग ग्राउंड रहना चाहिए। जो बैंकरप्सी है इन पॉलिटिकल पार्टीज की, विशेष रूप से कांग्रेस और आप की, वो सामने आ जाती है। लंबी रेंज की क्षमता रखने वाले एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को लेकर भारत और रूस के बीच करार हो सकता है। दोनों देशों के बीच व्यापार 10 अरब से 30 अरब डॉलर बढ़ाने की योजना। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाने पर बातचीत। हाइड्रोकार्बन सेक्टर पर भी समझौते की उम्मीद। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट संभव। रूसी मदद से देश में दूसरे न्यूक्लियर पावर प्लांट का ऐलान। भारत को 25 रिएक्टर्स बेच सकता है रूस। रूस से भारत तक गैस पाइपलाइन बिछाने की भी योजना है। ब्रिक्स देशों का ये 8वां शिखर सम्मेलन है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर मसले पर पाकिस्तान से बातचीत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हालात बिगड़ने की वजह से सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और युवाओं का नुकसान हो रहा है। Whether surgical strike or that, I have nothing to say about that. हम अपील करते हैं दोनों बड़े मुल्कों से कि साहब, वॉर किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। अगर सोल्यूशन है तो वो डायलॉग है। वी आर नॉट हियर टू स्पीक अबाउट, हमने कभी नहीं कहा उनकी कुर्बानी हम भूल रहे हैं, हमने उसके बारे में बात नहीं की। हम वही चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ अमन आए, कि हम लोग आसानी से चल सके। कांग्रेस ने कहा उसे शांति के लिए बातचीत की उम्मीद है। हमें कौन खत्म फैसला लेना है, लेकिन बात होगी। लोग बड़े मुश्किल में फंसे हैं, बात होगी। 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर घाटी में हिंसा शुरू हुई। बुरहान वानी की मौत के बाद हुर्रियत ने कश्मीर में बंद बुलाया था। कश्मीर में पिछले 98 दिनों से कर्फ्यू और बंद का दौर जारी है। कश्मीर में 10 जुलाई से स्कूल कॉलेज बंद हैं। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को अभी तक 3000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। हिंसा की वजह से पर्यटकों ने कश्मीर में होटल बुकिंग रद्द करा दी है। शिकारे और होटल खाली पड़े हैं। कश्मीर में हिंसा की वजह से 50% सेब बाजार में पहुंच ही नहीं सका। फारूक अब्दुल्ला ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का उदाहरण देकर यह भी कहा कि उन्होंने ये भी कहा था कि हम दोस्त तो बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में शौर्य स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शौर्य सम्मान सभा में पूर्व सैनिकों को भी संबोधित करेंगे। इस शौर्य स्मारक में युद्ध के मैदान को दिखाया गया है। ये देश का पहला ऐसा शौर्य स्मारक है जिसे सेना ने नहीं बनाया। भोपाल के इसी शौर्य स्मारक का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उनके आने को लेकर कल ही इस पूरे इलाके को सील कर दिया था एसपीजी ने और एक बोर्ड लगा दिया था कि जो आम लोगों की एंट्री है वो इसमें बंद है। सिर्फ सिक्योरिटी और उससे जुड़े हुए लोग ही अंदर जा सकते हैं। शौर्य स्मारक बनाने में 41 करोड़ का खर्च आया है। शौर्य स्मारक 12.67 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। शौर्य स्मारक को बनने में 5 साल से ज्यादा का वक्त लगा। शौर्य स्तंभ के पीछे शहीदों के नामों को उकेरा गया है। शौर्य स्मारक का डिजाइन मुंबई के आर्किटेक्चर फर्म UJC आर्किटेक्ट्स ने तैयार किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने आज अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया। सुलह के बाद भी मतभेद की खबरों के बीच पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कहा, पार्टी का सीएम उम्मीदवार तय नहीं हुआ है और सीएम कैंडिडेट का फैसला चुनाव के बाद विधायक ही करेंगे। ये हमारी पार्टी के पैनल बोर्ड का काम है, हमारा काम है।
और न ये बताया जाता न पूछा जाता। ऐलान करके तो हमने देख लिया कि पार्टी तभी बनी है जो अगला चलो। जो अपने घर के ही कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को संभाल नहीं सकते, वो उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को क्या संभाले। मुलायम परिवार में टकराव 12 सितंबर को गायत्री प्रजापति और राजकिशोर सिंह की बर्खास्तगी के बाद खुलकर सामने आ गया था। 2 मंत्रियों के बाद अखिलेश यादव ने मुख्य सचिव दीपक सिंघल को भी हटाया। मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर शिवपाल को कमान सौंपी। सुलह के बाद शिवपाल यादव के ज्यादातर मंत्रालय लौटा दिए गए थे। अखिलेश के विरोध के बाद कौमी एकता दल और समाजवादी पार्टी का विलय हो गया। अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बचपन में उन्होंने अपना नाम खुद रखा था और अब ऐसा लगता है कि प्रचार भी अकेले ही करना पड़ेगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूछताछ की। दिल्ली महिला आयोग में कथित भर्ती घोटाले के मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर पहुंचे। सिसोदिया ने कहा, हमें परेशान किया जा रहा है। देखिए, हम तो काम कर रहे हैं दिल्ली के लोगों के लिए और ये कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा, तो इसीलिए एसीबी, सीबीआई सब छोड़े जा रही है। The ordinary youth, they are being deprived, and Aam Aadmi Party's own workers, own volunteers, own people, they are getting jobs. तो ऐसा कोई भी कागज नहीं है जो कि किसी भी तरीके से मनीष सिसोदिया को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है दिल्ली महिला आयोग के अपॉइंटमेंट्स में। दिल्ली महिला आयोग में स्वाति मालीवाल ने पूरे कमीशन के साथ मिलकर अपॉइंटमेंट्स करे हैं। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला ने डीसीडब्ल्यू में की गई 85 नियुक्तियों में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से भी एसीबी पूछताछ कर चुकी है। भर्ती घोटाले की एफआईआर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि शीला दीक्षित के खिलाफ जो 128 पन्नों के दस्तावेज एसीबी को सौंपे गए थे, उस पर अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में छात्र की पिटाई करने वाले 2 आरोपी छात्रों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामला मुजफ्फरपुर के केंद्रीय विद्यालय में 25 अगस्त का है। 2 लड़कों ने मिलकर एक छात्र को बेरहमी से पीटा था। आरोपी छात्रों को स्कूल से 10 दिन के लिए सस्पेंड किया जा चुका है। जेडीयू ने कहा, जिला पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब आगे का काम केंद्रीय विद्यालय प्रशासन का है। जिला वहाँ का जो केंद्रीय विद्यालय का संगठन का जो प्रशासन रहा वो चुपचाप रहा, प्रचार चुपचाप रहे, शिक्षक चुपचाप रहे, वहाँ का जो कर्मचारी थे वो चुपचाप रहे। ये किस बात का दर्शाता है? केंद्रीय विद्यालय में किस तरह की पढ़ाई हो रही है? आरोपी छात्रों ने खुद पिटाई का वीडियो इंटरनेट पर अपलोड किया था। वीडियो वायरल होने के बाद मामला सामने आया। आरोपियों के खिलाफ पीड़ित छात्र ने स्कूल प्रशासन से शिकायत की थी, जिसका बदला लेने के लिए छात्र की पिटाई की गई। दोनों आरोपी सगे भाई हैं। एक 12वीं और दूसरा स्कूल की 11वीं क्लास में पढ़ता है। आरोपी छात्रों का पिता शशि भूषण कुख्यात अपराधी है, जिस पर हत्या, लूट और रंगदारी के दर्जनों केस दर्ज हैं। 2013 से मुजफ्फरपुर जेल में बंद है। केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आता है। बिहार सरकार इसी वजह से मामले से पल्ला झाड़ रही है। ओडिशा में जापानी इंसेफ्लाइटिस से पिछले 1 महीने में 50 बच्चों की मौत हो गई है। मलकानगिरी के कोरकुंडा ब्लॉक में इस तरह के मंजर अब रोजाना की बात हो गए हैं। मां अपने बच्चे की मौत के बाद उससे लिपट कर रो रही है। पिछले 2 दिनों में सिर्फ एक गांव में 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। इतनी मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली तो अब मच्छरों से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर फॉगिंग की जा रही है। मैंने देखा जो गांव में अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने मिल के काम किया है। पिग पेन्स जारी हुए हैं, वहाँ पे फॉगिंग हो रही है। So all the arrangements and the treatment level we have done it, and free medicine, free tests and free transport from the village to the hospital is being arranged. जापानीज एन्सेफेलाइटिस से यूपी में भी बड़े पैमाने पर बच्चों की मौत होती रही है। 1871 में सबसे पहले जापान में इस बीमारी का पता चला। जापानी एन्सेफेलाइटिस एक तरह का दिमागी बुखार है।
ये बुखार वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। यूपी में पिछले 3 साल में इस बीमारी से 1506 बच्चों की मौत हो चुकी है। देश भर में पिछले 30 सालों में ये बीमारी 50,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है। 1 से 14 और 65 साल से ऊपर के लोग इसकी चपेट में जल्दी आते हैं। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में वायरस सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। ये वायरस गंदगी में रहने वाले सुअरों से मच्छरों के जरिए इंसान तक पहुंचता है। डॉक्टर्स का कहना है कि गांव में अशिक्षा की वजह से लोग इस बीमारी का इलाज तंत्र मंत्र से कराने की कोशिश करते हैं और बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने पर ही अस्पताल लेकर आते हैं। भोपाल में शहीद के घर से मेडल चोरी होने के मामले में आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने शहीद के परिवार से मुलाकात की। शहीद की मां का आरोप है कि पुलिस ने मेडल ढूंढ कर लाने के लिए रिश्वत मांगी थी। राज्य के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मामले के दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। नहीं, उस समय तो नहीं मांगे थे मुझसे पैसे वगैरह। उस समय तो उन्होंने कहा कि हम खोजबीन कर रहे हैं और खोज करके फिर आपको बताएंगे। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ये विषय लाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी रक्षा मंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से इस विषय में बातचीत करेंगे और ये कोशिश होगी कि सेना में भी इस तरह का प्रोविजन हो जाए कि अगर किसी के गुम जाते हैं तो डुप्लीकेट मेडल की व्यवस्था होना चाहिए, कभी भी गुम सकते हैं। शहीद देवाशीष शर्मा पंजाब रेजिमेंट में कर्नल थे। 10 दिसंबर 1994 को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान देवाशीष शहीद हो गए थे। शहीद देवाशीष को मरणोपरांत कीर्ति चक्र और जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से वीरता पुरस्कार मिला था। 21 अक्टूबर 2014 को भोपाल के शाहपुर इलाके में घर से मेडल चोरी हो गए थे, जिसकी शिकायत शाहपुर के थाने में दर्ज कराई गई थी। शहीद की मां निर्मला शर्मा का आरोप है कि रिश्वत नहीं देने की वजह से पुलिस ने मामला 2 साल से लटकाया हुआ है। कर्नल का परिवार वालों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी जल्द मेडल ढूंढ कर लाने की गुहार लगाई। मध्य प्रदेश के रतलाम में आज एक यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। बस में करीब 60 लोग सवार थे। हादसा सुबह करीब 10:30 बजे हुआ। नामली इलाके में बस अचानक पलट गई और खाई में जा गिरी। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अचानक बस अनबैलेंस हुई थी। हाँ, चलने के पहले, गिरने के पहले। हाँ, गिरने के पहले अनबैलेंस हुई, उसके बाद 2-3 पलटी मार के गिरी। कितने लोग थे बस में? 45 बेटा जाने पर मतलब 30 से 35 लोग होंगे। हादसे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिवार वालों के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में पूरे देश में 5 लाख से ज्यादा सड़क हादसे हुए थे। 2015 में भारत में 1,46,133 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई। 2015 में औसतन 400 लोगों की मौत हर दिन सड़क हादसों में हुई। 2015 में सड़क हादसों पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 230 सेकंड में एक शख्स की सड़क हादसे में मौत हुई। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में भारत में सड़क हादसों में हर घंटे 16 लोगों की मौत हुई थी। हादसे में घायल हुए कई यात्रियों को स्थानीय प्रशासन ने अस्पताल में भर्ती कराया है। लखनऊ में ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। 2 बदमाश 95,000 के गहने लूटकर फरार हो गए। मामला लखनऊ के इंदिरा नगर का है। ज्वेलरी शॉप में मालिक और उसका परिवार बैठा था, तभी वहां 2 नकाबपोश बदमाश पहुंचे। उन्होंने पिस्टल की नोक पर पूरे परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की। ये सोने के जेवर का एक डिब्बा छोटा सा रखा था, उसमें ये पुराने सोने के जेवर, कील, झुमके आदि खरीद के रखते हैं। उसी डिब्बे को लेके वो भाग निकले हैं। स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि सिर्फ 500 मीटर दूरी पर पुलिस चौकी होने के बावजूद पुलिस पेट्रोलिंग नहीं करती है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में हत्या की 4,732 और डकैती की 3,673 वारदात हुई। यूपी में 2015 में रेप की 3,026 वारदात हुई। रोजाना बलात्कार की 8 वारदात हुई। अपहरण के 10,156 मामले दर्ज किए गए। औसतन रोजाना एक महिला का अपहरण हुआ। पुलिस फुटेज देखकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही।